हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है नीट टेस्ट नंबर 9, जो कि एक प्रकार का मॉडल टेस्ट है। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आगे के लिए जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो अपना पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन होने वाला है 51 से 75 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका पेपर डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ, और आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे यानी कि 76 से 100 तक के जो क्वेश्चंस होंगे उनका डिस्कशन आपको रवि सर करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए अपना आज का पेपर डिस्कशन अपने मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सबका मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए इसी मिशन को आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, यानी कि 51 फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पढ़िए। ये बोल रहा है निम्नलिखित में डेल्टा ईजी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेतु सही विकल्प, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हेतु सही विकल्प क्या होगा। तो आप सभी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके हो। वो थर्ड आवर्त, तीसरे आवर्त की जो लब्धि एंथैल्पी होती है वो दूसरे आवर्त से ज्यादा होती है। ठीक, अब ये क्यों बोला गया, यहाँ पर ऐसा बोला क्यों गया? अगर आप तत्वों को बहुत ध्यान से देखोगे, जो ऑप्शन में जो सीक्वेंस दे रखे हैं वो दूसरे और तीसरे आवर्त के हैं। ठीक, अब अगर हम एक एक सीक्वेंस को इंडिविजुअल देखें तो अगर हेलोजन ग्रुप की बात करें, तो सारे हेलोजन है ना, तो हेलोजन में जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर ब्रोमीन का ज्यादा होता है आयोडीन से। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा होता है। ठीक है, सेकंड, अब अगर हम लोग ऑक्सीजन परिवार की बात करेंगे तो ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का होता है, फिर यहाँ पर Fe और T फिर होता है ऑक्सीजन का। तो ये सही क्रम होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हेतु। ठीक, तो दोनों ही सही क्रम है, यहाँ पर रीजन क्या है, इसका साइज बड़ा होता है। सेम ऑक्सीजन और सल्फर के केस में भी यही होता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही विकल्प क्या है, सही विकल्प है, यानी कि दोनों 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इतना सभी को, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असत्य कथन का मिलान करें। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम दे रखे हैं, एक कॉलम में आपको गुण दे रखा है और दूसरे कॉलम में उनके सही क्रम दे रखे हैं। तो फर्स्ट कॉलम कह रहा है आयनन एंथैल्पी का क्या ये सही क्रम है, आयनन एंथैल्पी का क्या ये सही क्रम होगा, आप बताओ। अच्छा, आयनन एंथैल्पी जब हम आवर्त में, ठीक है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो यहाँ पर जो आयनन एंथैल्पी होती है वो बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर। तो यहाँ अगर सीक्वेंस बनाओगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आयनन एंथैल्पी का आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही होगी। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर मिलान करो, देखो क्या ये आयनन एंथैल्पी का सही क्रम होगा, क्या ये मिलान सही है? चलो, क्यों ऐसा रीजन भी क्या है, देखो अगर यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाह्य कोश देखो इलेक्ट्रॉन का संयोजी कोश, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p3, यहाँ पर 2p3 हो जाएगा, ये 2p4 और ये क्या हो जाएगा 2p5। ठीक, कितना हो जाएगा 2p3, 2p4 और 2p5। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये अर्धभरित है ना, ये क्या है, अर्धभरित है। तो आयनन एंथैल्पी का सही क्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, फ्लोरीन का ज्यादा होगा। ठीक है, आयनन एंथैल्पी क्रम आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये छोटा है ना, फ्लोरीन छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक, नेक्स्ट परमाणु त्रिज्या, अगर देखो परमाणु त्रिज्या यहाँ पर जो सीक्वेंस दे रखा है वो क्या है, फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है। ठीक है, फ्लोरीन की कम है किससे, क्लोरीन से। ठीक, फिर क्लोरीन की कम है ब्रोमीन से। आयनन यहाँ पर क्या है, परमाणु त्रिज्या, जब हम समूह में नीचे जाते हैं, इसको ध्यान से देखो, ये एक ही समूह के है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन और
ब्रोमीन। जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो जो कोषों की संख्या होती है वो बढ़ती है ना, तो कोषों की संख्या बढ़ रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ रही होंगी, तो इसका मतलब ब्रोमीन की सबसे ज्यादा होगी। तो ये मिलान भी सही है, ये मिलान भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो विद्युत ऋणात्मकता यहां पर बोल रहा है, आप सभी को पता है आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है, ठीक, तो इस हिसाब से ये भी हमारा सही कथन होगा, यानी कि सही मिलान होगा, ठीक, सबसे ज्यादा निगेटिव होगा। क्लियर है, समझ में आया यहां तक विद्युत ऋणात्मकता का भी क्रम। नेक्स्ट धात्विक प्रकृति के बारे में बोल रहा है, धात्विक प्रकृति यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर समूह में नीचे जाने पर ये भी बढ़ता है, समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। तो ये देखो अगर यहाँ पर क्या है, हलीना की रब से फरियाद, तो हमें क्या देखना है, रब, हलीना की रब से फरियाद, यानी कि यही 3 दे रखे हैं। तो जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाएंगे धात्विक प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे ना, पर यहाँ पर देखो कह रहा है पोटेशियम की ज्यादा है रुबिडियम से, ठीक, और सीजियम की ज्यादा है या सीजियम की कम है रुबिडियम से, लेकिन जो आवर्त सारणी के जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सीजियम ज्यादा धात्विक होना चाहिए, ठीक है, पोटेशियम कम। तो यहाँ पर ये वाला जो धात्विक प्रकृति वाला कॉलम दे रखा है ये ही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यही असत्य कथन है। यहाँ पर जो हमारा अगर क्रम कहेंगे तो वो कौन सा होना चाहिए, सीजियम का ज्यादा होना चाहिए, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर है। तो धात्विक प्रकृति का क्रम जो है वो यहाँ पर गलत दे रखा है और यही पूछा गया था, तो हमारा इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है, 4th ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डन, यहां तक की चीजें समझ में आई। चलो नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन, 53 नंबर के क्वेश्चन में 2 कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कथन है क्या कह रहा है, ये कह रहा है आयोडीन माइनस का आकार आयोडीन के आकार से अधिक है। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, जो मूल परमाणु होता है, जो हमारा मूल परमाणु होता है वो हमेशा उसकी त्रिज्या जो होती है या आकार जो होता है वो उसके ऋण आयन से क्या होता है, कम होता है। यही अगर धन आयन होता तो मूल परमाणु बड़ा होता, ठीक है, मूल परमाणु क्या होता, बड़ा होता, ठीक। अब देखो अब यहां पर आपको धन आयन दे रखा है या ऋणायन दे रखा है, ऋणायन दे रखा है, तो इट मीन्स ये क्या कह रहा है, ऋणायन जो है आयोडीन माइनस आयन का आकार आयोडीन से अधिक है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। नेक्स्ट कथन नंबर 2 कह रहा है तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 35, 53 और 85 है वह सब हेलोजन है। अच्छा, हेलोजन्स बताओ कौन कौन से होते हैं, आप सभी पढ़ चुके हो, हेलोजन्स को याद करने की ट्रिक भी बताई थी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक, क्लियर। तो यहां पर इसका कितना होता है, 9, इसका 17, इसका यहां पर 35, इसका 53, इसका 85, ठीक, यही तो होता है। तो यहां पर देखो 35, 53, 85, 35, 53, 85, इट मीन्स ये सारे क्या है, हेलोजन है, ये भी सही है, दूसरा कथन भी यहां पर सही है। समझ आया ये तरीका, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन में देखो फर्स्ट कह रहा है कथन 1 और 2 गलत है, ये गलत हो गया, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, नहीं, दोनों कथन सही होने चाहिए। यहाँ पर तो पहला ही गलत दे दिया, ये भी गलत है। 4th ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें कह रहा है कथन 1, कथन 2 दोनों ही सही है। समझ में आया, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। ऋणायन का आकार लिख दो, ठीक है, यहाँ पर आकार भी लिख सकते हो, सेम इसके लिए भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है, डन, यहां तक की चीजें क्लियर है। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये भी कथन दे रखे हैं। कथन पहला कह रहा है C3O2, इसका नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। सबसे पहले ये जो यौगिक है इसका नाम क्या होता है, बताओ जल्दी से, इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड। अच्छा, इसमें कह रहा है प्रत्येक कार्बन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। C3O2 में जो हर एक
कार्बन परमाणु होगा, यानी कि तीनों कार्बन परमाणु जो होंगे, तीनों कार्बन परमाणु जो होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। पता कैसे चलेगा, इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखो C3O2, यही है ना, 3C सबसे पहले यहां पर बना लेते हैं, ठीक। और क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, यहां पर सब में डबल बॉन्ड O और इधर भी, ठीक। ये हो गया इसका डायग्राम। देखो यहां पर -2 है, यहां पर +2 हो जाएगा, क्लियर, यहां पर +2। अच्छा, बीच वाला जो कार्बन है इस पे 0 हो जाएगी क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगी, यहां +2 फिर यहां -1, ठीक। तो देखो कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या में क्या मिली, एक तो +2 मिली, एक 0 मिली, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था प्रत्येक कार्बन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, नहीं, 2 कार्बन जो है हमारे +2 है और एक कार्बन शून्य ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। इट मींस ये कथन गलत साबित होता है, तो ये कथन गलत है। सेकेंड कथन क्या कह रहा है, यहाँ पर Br3O8 में प्रत्येक ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो सेम इसका भी इसी तरह से आप डायग्राम बना लो। यहाँ पर Br3 बोल रहा है तो 3 Br हो गए और O कितने हैं, 8 है, ठीक है, O कितने हैं, 8 है। यहां पर सेम इधर भी इस तरह से 6 हो गए, क्लियर। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद यहां पर अब देखो, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकालना स्टार्ट करो, तो यहां पर कितनी हो गई, इसके लिए तो -2 होगी, -2 ऐसे सब पर -2 हो जाएगी ना, यहां पर भी -2 है, यहां -2 है, और इसके लिए इसकी +2 हो जाएगी, इसके लिए इसकी +2, इसके लिए इसकी +2, ठीक। तो टोटल इस पर कितना हो जाएगा चार्ज, +6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, +6। सेम यहां पर वही चीज इसके लिए फॉलो होगी, यहां पर भी +2 इसके लिए, +2 इसके लिए और +2 इसके लिए। अब बात करते हैं हम लोग मिडिल वाले ब्रोमीन की, तो मिडिल वाले ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ +2 इसके लिए, तो यहाँ कितनी हो गई, प्लस का 4 हो गई, ठीक है, यहाँ कितनी हो गई, प्लस का 4 हो गई, ठीक है। तो हमें यहाँ वाले ब्रोमीन के लिए +4 मिल रहा है और इन ब्रोमीन्स के लिए क्या मिल रहा है, +6 मिल रही है। सेम इस वाले ब्रोमीन के लिए भी क्या है, +6 है, ठीक। तो यहां पर कथन दूसरा क्या है, Br3O8 है ना, Br3O8 में प्रत्येक ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है। इट मींस ये भी हमारा कथन क्या हुआ, गलत साबित हुआ। क्या साबित हुआ, गलत साबित हुआ, ठीक। तो इस हिसाब से दोनों कथन गलत होने चाहिए, दोनों कथन, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा कह रहा है दोनों कथन गलत है, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। 54 समझ में आया। नेक्स्ट 55 कह रहा है सोडियम लैंप से उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 580 नैनोमीटर है, उसकी आवृत्ति बताओ। तो यहां पर आपको तरंग दैर्घ्य दे रखी है 580 नैनोमीटर, ठीक। आवृत्ति आपको यहां पर ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करोगे, फॉर्मूला आप सभी पढ़ चुके हो, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, n इक्वल्स टू सी बाई लेमडा हो जाएगा, n इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, ठीक। ये फॉर्मूला आप सभी पढ़ चुके हो ना। तो अब बताओ, अच्छा ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आपका डिराइव होकर आया है, ठीक, डिराइव होकर आया है। तो यहां पर क्या करोगे, c की वैल्यू यहां रख दो, c की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी c की वैल्यू, यहां पर प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। लेमडा कितना दे रखा है आपको, 580 नैनोमीटर दे रखा है, इंटू 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व कर लो, जल्दी से कैलकुलेट करो इसे। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर जल्दी से बताओ फटाफट, क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर, c/λ निकालोगे ना ये आवृत्ति निकालने के लिए, तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा 5.17 इंटू 10⁻14, ठीक है, सेकेंड, यही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसे इस तरह से भी डिनोट कर लो, क्लियर है। चलो
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैच करो कौन सा ऑप्शन है हमारा जो 10 टू द पावर 14 को प्रदर्शित कर रहा है। देखो ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, यानी कि फोर्थ वन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपकोष L बराबर 3 और N बराबर 5 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बहुत आसान है, L बराबर 3 के लिए क्या होता है, उपकोष का संकेतन F होता है। ठीक, F होता है। कैसे पता, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पढ़ते आ रहे हो, S P D F। तो S के लिए 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक, अब N बराबर 5 बोल रहा है, N बराबर 5 का मतलब है 5F। ठीक, 5F की बात करें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2L+1 का ट्वाइस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 गुणे 5 प्लस 1, कितनी L की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 3 है। ठीक, तो कितनी हो गई यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14। और डायरेक्टली भी आपको पता है कि F उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही हमारे आ सकते हैं। फॉर्मूला वाइज भी आपने निकाल लिया है, तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया है कि हाँ जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में क्वांटम संख्या का कौन सा सेट यानी कि समूह परमाणु की सर्वोच्च ऊर्जा को बता रहा है। तो इसके लिए भी आपने पढ़ रखा है, ऊर्जा जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है N+L नियम के। ठीक, तो यानी कि N+L का मान जिसमें जिसका ज्यादा होगा एनर्जी उसकी ही उतनी ज्यादा होगी, यानी कि ऊर्जा उसकी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, एक केस यहाँ पर और लगता है कि अगर दोनों का मान समान निकला तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब दोनों का मान समान निकलता है तो हम n की वैल्यू के साथ जाते हैं, यानी कि जो n का मान अधिकतम होगा उसकी ऊर्जा भी अधिकतम होगी। समझ आया। तो यहाँ पर सबसे पहले N+L देख लें, तो N+L यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। तो हमें थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली ही मिल गया है। N+L यहाँ पर कितना है, 5 है, 3 4 5 में सबसे अधिकतम थर्ड ऑप्शन का है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 117 है उसका IUPAC नाम बताओ। तो 117। ठीक, आप सभी पढ़ते आ रहे हो, उसके लिए नोटेशंस क्या होती हैं। 117 की अगर हम बात करें तो 1 के लिए होता है अन, फिर से 1 आ गया है तो अन, 7 के लिए होता है सेप्ट। ठीक, लास्ट में EM लगा दो तो 1 यहाँ पर 7 के लिए नाम क्या हो गया, अनन सेप्टियम। क्या नाम हो गया, अनन सेप्टियम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है। चलो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन, यहां तक की चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 59 कह रहा है H2 और NH3 और NF3 में सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा। तो यहाँ पर अगर हम H2, NH3 और NF3 की बात करें, ठीक है, NF3 की बात करें तो H2 के लिए तो 0 हो जाएगा। ठीक, NH3 के लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे सबसे पहले, तो यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाओगे तो सेम वही चीज आ जाएगी, इसके पास भी एक लोन पेयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है, वो सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, तो सारे ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की तुलना में अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट हो जाती है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ आया, इतना क्लियर है सभी को। तो अगर हम यहाँ पर बात करें NH3 का ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शंस क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, सब एक दिशा में होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये अलग हो जाती है और ये अलग हो जाती है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पर देखो ये इस तरह से है,
ठीक, ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। NF3 के केस में अगर आप देखोगे तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है और ये सारे बाकी के नीचे की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा यहां पर इस तरह से, लेकिन यहां पर सेम जगह पर होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट। अब देखते हैं यहां पर, इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, अमोनिया का होगा। ठीक है, बाकी सारे गलत हो गए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सिग्मा बंध बनाता है। तो सिग्मा बंध बनाता है SS ऑर्बिटल यानी कि कक्षक, SP और PP। ठीक, कैसे, देखो यहां पर इस तरह से बनता है अक्षीय अतिव्यापन। अब देखो यहां पर कौन सा होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी से, तो ये सिग्मा बंध बन रहे हैं। तो सभी बना रहे हैं यानी कि SSB, SPB और PP रेखीय अतिव्यापन भी हम कह सकते हैं, इसे लीनियर ओवरलैपिंग। ठीक है, लीनियर ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। ठीक, चलो तो यहां पर उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। 60 का पहला, ठीक, 60 का चौथा हो जाएगा यानी कि उपरोक्त में सभी। ठीक, नेक्स्ट 61 क्वेश्चन कह रहा है असत्य कथन का मिलान करो। तो कॉलम 1 में अणु दे रखे हैं कुछ, कॉलम 2 में उनके बंध कोण दे रखे हैं। H2 की अगर बात करो, H2 की अगर आप बात करोगे तो इसकी जब आप आकृति बनाते हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण निकल कर आता है sp3। sp3 के लिए जो हमारा बंध कोण होता है वो डिफरेंट होता है, पर यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर क्या एकाकी युग्म, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बंध कोण क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कितना बन जाता है, 104 डिग्री 5, 104.5 डिग्री। ठीक है, 104.5 डिग्री। तो ये तो सही है। BF3 की अगर बात करें, अच्छा चलो यहाँ पर BF3 की अगर बात करेंगे तो BF3 के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ संकरण कितना है, BF3 के केस में 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर। ठीक, यहाँ पर 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक, 120 डिग्री सही है। इसके शेप की अगर हम बात करें कैसे होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है यानी कि त्रिकोणीय समतलीय। मिथेन की बात करो तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल होता है, sp3 संकरण रखता है ये। ठीक, लेकिन मिथेन का बंध कोण 120 नहीं होता है। क्या पढ़ा है आप सभी ने, 120 नहीं होता है तो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है। ठीक, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होते हैं, BCl2 क्या है, यहाँ पर ये होता है रेखीय जिसकी बंध कोण होता है 180 डिग्री, ये भी सही है। असत्य कथन देखना था तो मिथेन ही हमारा सही उत्तर है जिसका बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन दिया क्या है 120 डिग्री, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर 61 का थर्ड सही उत्तर होगा। ठीक है, 61 का थर्ड सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 62 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर, यहाँ पर आर होगा। ठीक है, कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अब देखो कारण आर के रूप में लेबल किया गया है, कथन ए कह रहा है SF4 की आकृति चतुष्फलकीय होती है। अच्छा, SF4 की आकृति आपके एनसीईआरटी में 3 तरह की दे रखी है। ठीक, कौन कौन सी, सीसॉ होती है, चतुष्फलकीय, कैसी चतुष्फलकीय होती है, ये डिस्टॉर्टेड होती है। ठीक, और क्या होती है, ये SF4 को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसकी चतुष्फलकीय ही होती है, 3 तरह की आकृति दे रखी है। कौन कौन सी इसकी होती है, आपको सीसॉ बता दिया, और एक होती है वर्गाकार मुड़ी हुई, ठीक, स्क्वायर फोल्डेड जिसे बोलते हैं, और दूसरी हमने आपको बताई दी। तो यहाँ पर डायरेक्टली लग रहा है SF4 की आकृति चतुष्फलकीय है, ये तो गलत है। ये क्या कह रहा है, फिर गलत है। चलो इसकी आकृति अगर हम बना कर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी आकृति अगर आप बनाकर देखो SF4 है ना, तो SF4 यहां पर एक F, यहां पर एक F और यहां लोन पेयर हो जाएगा इसके पास। ठीक, यहां पर लोन पेयर होता है। ठीक, ये बॉन्ड पेयर अगर मिटा दें तो यहां पर लोन पेयर हो जाएगा। ठीक,
क्लियर है। तो यहां पर जब आप आकृति बनाओगे तो इसकी 3 तरह की आकृति होगी और इसका संकरण होता है sp3d। ठीक है, तो सिर्फ चतुष्फलकीय तो हम नहीं कह सकते हैं, सिर्फ चतुष्फलकीय हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है SF4 में S की संकरण अवस्था sp3 है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि दोनों ही हमारा आंसर क्या होगा इसका 62 का, फिर 62 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत है, दोनों ही क्या है गलत उत्तर होंगे। ठीक, समझ में आया इतना? सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 कह रहा है H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे बताओगे? देखो इसका डायग्राम देखो, ऐसा सीढ़ी नुमा होता है, यहां पर देखो +1 है, ठीक, यहां +1, तो यहां पर सेम चार्ज -1, यहां -1, यहां +1। इसका मतलब ऑक्सीजन में जो यहां पर पेरोक्साइड्स होते हैं, पेरोक्साइडों में, ठीक है, पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होगी, सदैव क्या होगी? -1 होगी। समझ में आया? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन, क्लियर है? नेक्स्ट 64 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया है? असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है जल्दी से बताओ? असमानुपातन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिनमें सेम जो हमारा तत्व होता है उसी का ऑक्सीकरण हो रहा हो और उसी का ही अपचयन हो रहा हो, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब इन अभिक्रिया में देखते हैं सबसे पहले H2O2 से H2O और ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो यहां पर अगर देखोगे अभी अभी आपने ऑक्सीकरण संख्या निकाली इसकी -1, तो यहां पर 0 हो गई, यहां पर कितनी होगी H2O के केस में? H2O के केस में -2 हो जाएगी। क्लियर? तो यहां देखो इसी का ही ऑक्सीजन का ही ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ठीक, ये है हमारी असमानुपातन। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, यहाँ फास्फोरस की यहाँ पर 0 हो जाएगी, मुक्त अवस्था में P4 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इसी फास्फोरस की तो आगे जाकर प्लस, यहाँ पर -3 हो जाएगी, यहाँ पर +1 हो जाएगी जब आप कैलकुलेट करोगे। ठीक, कैलकुलेट करोगे तो यही हो जाएगी। तो इट मींस इसमें भी क्या हो रहा है? सेम एलिमेंट का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। सल्फर की बात करो तो यहाँ पर 0 है, एसेट में इसकी 0 हो गई, बाकी दोनों जगह क्या हो जाएगी? देखो यहाँ +2 हो जाएगी, यहाँ पर भी +2 हो जाएगी। ठीक, आप फाइंड आउट करोगे तो यही आंसर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हमारे सेम तत्व का, उसी तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो तीनों अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? असमानुपातन अभिक्रियाएं हैं। तीनों अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? असमानुपातन अभिक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन होगा सही उपरोक्त में सभी। ठीक है, नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से। लेसेगने परीक्षण कार्बनिक यौगिक में किन तत्वों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो लेसेगने जो हमारा परीक्षण होता है वो कार्बनिक यौगिक में फ्लोरीन को छोड़कर, ठीक है, फ्लोरीन को छोड़कर सारे हेलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक, प्लस नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस, ठीक, इन सभी तत्वों की उपस्थिति की जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन नहीं होता हेलोजन में, बाकी सारे हेलोजन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है। उपयुक्त सभी इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत है। 65 तक के क्वेश्चंस डन हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 66 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 10 क्वेश्चंस हमारे और बचे हैं। ठीक है, चलो 66 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम बताओ। तो IUPAC नाम में सबसे पहले तो देखो क्या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है? ध्यान से देखो क्या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है, अल्कोहल। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग हम लोग कहां से स्टार्ट करें? जहां पर वो नजदीक आ रहा हो। तो नंबरिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 6 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो यहां पर हो जाएगा 6 मेथिल। क्लियर, 6 मेथिल हो जाएगा।
कार्बन श्रृंखला देखो कितने की है, 8 की है, यानी कि ऑक्टेन। ठीक, सब में एकल बंदी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ऑक्टेन हो जाएगा, तो 6 मेथिल ऑक्टेन। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो ऑल किस पर लगा है, 3 पर, तो 3 पर एन हट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 3 ऑल। ठीक, या इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर, तो यहां पर 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। देखो अब ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही हमारा सही आयुपैक नेम होगा इस यौगिक के लिए। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। ये कह रहा है 3 हाइड्रोक्सी, गलत। थर्ड वाला कह रहा है 3 मेथिल, 3 पर मेथिल नहीं लगाया, हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट की, इस वजह से ये गलत। 6 वाला कह रहा है 6 हाइड्रोक्सी, ये भी गलत हो जाएगा, जब हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 पर तो है ही नहीं। ठीक, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल, 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल, यही हमारा सही उत्तर है। 66 का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी कार्बोधनायन कौन है। तो इनमें से बताओ सर्वाधिक यहाँ पर स्थायी कार्बोधनायन कौन होगा। तो अति संयुग्मन के अल्फा हाइड्रोजन से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या मिलेगा, जो 3rd डिग्री होता है, जो सीक्वेंस होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल। ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप ये सीक्वेंस देखोगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर फिर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री के लिए हो जाएगा। देखो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डन, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आई। चलो नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस कार्बन परमाणु में न्यूनतम आंशिक धनात्मक आवेश है। ठीक, तो यहाँ पर तीनों कार्बन में पूछा गया है कि इनमें से किस वाले कार्बन पर न्यूनतम आंशिक धनात्मक आवेश होगा। ठीक, अब ब्रोमीन देखो यहाँ पर जुड़ा है, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो यहाँ पर सबसे कम जो धनात्मक आवेश होगा, आंशिक धनात्मक आवेश, वो तीसरे वाले कार्बन पर होगा। ठीक है, तीसरे वाले कार्बन पर होगा। ठीक, क्या होगा, इससे क्या डिस्टेंस बढ़ेगी तो चार्ज कम होगा ना, तो 3rd वाले पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डन, चलो 69 नंबर का क्वेश्चन देखो, दिए गए कुछ क्रियात्मक समूह में प्राथमिकता का सही क्रम लिखो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसमें प्राथमिकता का क्रम क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर COOH हो जाएगा, फिर आपका SO3H होता है, फिर क्या होता है COOR। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो क्रम होगा लास्ट में एसिड क्लोराइड जो होते हैं COCl। ठीक है, क्लियर, तो ये क्रम आपको एनसीईआरटी में एज इट इज बोल्ड लाइंस में दे रखा है। ठीक, प्रायोरिटी का जो क्रम होता है। अब ऑप्शन मैच कर लो। ऑप्शन सबसे पहले देखो COOH किस में है, इन दोनों में नहीं है, हटा दो। इन दोनों में कंपैरिजन करो, SO3H किस में है, फर्स्ट वाले में, इट मींस यही हमारा राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया 68 तक के क्वेश्चन, 69 तक के क्वेश्चन समझ में आए। चलो 70 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दहन के बाद 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने में कितने मोल मीथेन चाहिए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मीथेन को दहन करो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब इस अभिक्रिया को सबसे पहले तो संतुलित कर लो, जब आप संतुलित करोगे तो यहाँ पर 2H2O आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन देखो 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक, कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है। अब देखो इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है। ठीक, इसके स्टाइकियोमेट्री अगर हम देखें इनकी तो 2 है, प्लस इसका 1 है, यहां पर भी 2 है। ठीक, इतना समझ में आया सभी को, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब ये कह रहा है दहन के बाद 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को दहन करने के लिए हमें मीथेन के कितने मोल चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो ये तो 16 ग्राम है, ये कितना है, ये तो 16 ग्राम है ना अभी, तो
16 ग्राम हमने मीथेन को दहन किया है, जिससे हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। अब ये कह रहा है 22 ग्राम के लिए, तो 22 ग्राम के लिए क्या करोगे, 44 के लिए आपको 16 मिली है। ठीक, ध्यान से देखना, 44 के लिए 16 है, तो एक के लिए कितनी होगी, 16 बटे 44। ठीक, 16 बटे 44। अगर 22 के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर 16 बटे 44 गुणे 22 कितना आ गया, 2, 8 आ गया, 8 ग्राम। ठीक, 8 ग्राम पता हो गया। पूछ क्या रहा है, मोल पूछ रहा है, तो मोल निकाल लो जल्दी से। n बराबर W/m यानी कि 8/16। मीथेन का कितना हो गया, 16, तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल। 0.5 मोल, यही आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 71 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन टिक कर लिया। चलो भाई नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, साम्य अवस्था पर डेल्टा जी यानी कि गिब्स ऊर्जा की बात करी गई है परिवर्तन की, इसके लिए मान 0 के बराबर होता है। इसके लिए जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 4 ग्राम NaOH यानी कि W दे रखा है 4 ग्राम, NaOH दे रखा है को पर्याप्त जल में घोलने पर 250 मिली, V कितना दे रखा है, 250 मिलीलीटर विलियन में बनी NaOH की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता बतानी है। मोलरता क्या होती है सभी को पता है, विलय के मोलों की संख्या N, ठीक, और विलियन का आयतन लीटर में। ठीक, अब आपको पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा। n कैसे फाइंड आउट करोगे, W दे रखा है आपको 4 और NaOH के लिए कितना हो जाएगा 40, तो 4/40, तो यहाँ पर पुट कर दो 4/40 डिवाइड में यहाँ पर आयतन कितना है 250 मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट करो बटे 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे ये 1/10, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। जब आप सॉल्व करोगे इसे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4/10। ठीक, 4/10 मिलेगा तो ये हो जाएगा 0.4 m। ठीक, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। 73 कह रहा है CO के 6 मोल O2 के 2 मोल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल देते हैं। अब कारण बोल रहा है O2 सीमांत अभिकर्मक है, तो सबसे पहले तो अभिक्रिया लिखो। अभिक्रिया क्या होगी इसके लिए, जो CO है वो हाफ O2 से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। वो भी ये क्या कह रहा है, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो सबसे पहले इनका स्टाइक्योमेट्री देखो, और मोल कितने दे रखे हैं, CO के 6 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं। ठीक, और CO2 के 4 मोल दे रहा है, ये बोल रहा है ऐसा। अब बोल रहा है O2 सीमांत अभिकर्मक है। कैसे निकालोगे सीमांत अभिकर्मक, डिवाइड कर दो यहाँ पर इनके स्टाइक्योमेट्री से, यहाँ पर 1/2, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब O2 सीमांत अभिकर्मक है। O2 क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई सभी को, O2 क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। ठीक, क्लियर है? तो ये कथन तो सही हो गया है, ये ट्रू हो गया है। फर्स्ट वाला आप देखें क्या वाकई में 4 मोल बन रहे हैं, तो हाफ O2 के लिए 1 मोल CO2, हाफ O2 के लिए 1 मोल CO2। ठीक, तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर 4 है ना, यहां पर 4 है, तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे, 2 मोल के लिए 4 उत्पन्न होने हैं ना, तो 2 O2 के लिए 2 मोल O2 के लिए कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि ये सही बोल रहा है। तो दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन देखो, असत्य कथन का मिलान करें। कॉलम ए में प्रजाति दे रखी है, कॉलम बी में बंद कोटि दे रखी है। बंद कोटि फाइंड आउट कैसे करेंगे, O2 यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16 है। यहाँ पर कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद कोटि 2 होती है, सही है। ठीक, O2 2 माइनस यानी कि 16 और 2 18 है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद कोटि 1 होती है,
ठीक है, बिल्कुल सही है। बंद कोटि आपको पता है ना, जैसे 14 के लिए 3 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्रम में, जैसे जैसे हम लोग निकालते हैं। O2 माइनस की अगर बात करें तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है ना, O2 माइनस की बात करो तो यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो बंद कोटि होती है वो 1.5 होती है। कैसे? 10 बॉन्डिंग 7 नॉन बॉन्डिंग, तो 3/2, तो 3/2 यानी कि 1/5। ठीक, तो ये हमें गलत लग रहा है, इट मींस यही हमारा सही उत्तर होगा। फोर्थ ऑप्शन O2 प्लस यानी कि 15 के लिए आप सभी को पता है 2.5 होती है। ये भी कैसे पता? यहाँ पर 10 बॉन्डेड, यहाँ पर 5 माइनस, डिवाइड में 2, तो ये कितना आ गया 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, तो O2 प्लस। क्लियर है यहां तक की चीजें? तो यही हमारा सही उत्तर है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। असत्य कथन पूछा गया था, यही सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, बराबर ही हमारे रिपल्शन लग रहे होंगे, तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, इधर ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग सेम एलिमेंट भी है, सेम चीज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है, SF4 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। SF4 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। देखो यहाँ पर क्या है ना, SF4 का अभी आपको बताया था sp3d होता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कितना होता है, ठीक, कितना होता है sp3d होता है। अब यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, एक एकाकी युग्म है, जिसकी वजह से इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। तो ये गलत हो गया है, ये सही हो गया है। तो 75 का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताओ। 75 का आंसर हो जाएगा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक, तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत, 75 का ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया यहाँ तक का? 75 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो उनका पेपर डिस्कशन करा दिया है मैंने भाई। ठीक, आगे के क्वेश्चन यानी कि 76 से अब 100 तक के जो क्वेश्चंस होंगे उनका डिस्कशन आपको रवि सर करवाएंगे, तो कहीं जाना नहीं है किसी को, यहीं रहना है। आगे के क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे वो क्वेश्चंस करे गए हैं, जो भी आपने माइनर मिस्टेक करी होंगी वो आपकी थ्रू द लेक्चर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा आज आपका जो मॉडल टेस्ट था बहुत अच्छा हुआ होगा, तो कमेंट करके बताइए जरा कैसा हुआ बेटा। अच्छा, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके 25 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि 51 से लेकर 75 तक, और मैं डिस्कस करूंगा 76 से लेकर 100 तक। क्लियर है? केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक। उसमें से आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी आकृति रेखी है, यानी कि लीनियर शेप हमें बताना है कि लीनियर शेप किसका होगा। बेटा लीनियर शेप के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो या तो किसी का sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो वो उसका शेप लीनियर हो जाएगा, या बेटा लीनियर आता है एक जगह और sp3d में 3 लोन पेयर अगर आ जाएं तो शेप क्या हो जाता है, लीनियर। तो आपको 2 ध्यान रखना है लीनियर के लिए, sp तो लीनियर और sp3d और उसके साथ कितना लोन पेयर बेटा, 3 लोन पेयर आ जाए तो शेप उसका लीनियर हो जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोगों का फार्मूला, हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस प्लस चार्ज, ये फार्मूला होता है। अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको आपको ऐड करना है यानी जोड़ना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटाना है यानी कि निगेटिव करना है। तो बस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम जीनॉन 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 जीनॉन। चलिए फर्स्ट वाले का हाफ सेंट्रल एटम यानी जीनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8,
प्लस मोनोवैलेंट एटम 6 और 8 और 6 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7, कोई चार्ज है नहीं तो ये वाली बात नहीं होगी। तो 7 को हम लोग लिखते हैं बेटा sp3d3 जो कि यहाँ पर लीनियर नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, हाफ सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम 0, 8 और 2, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, यानी हाइब्रिडेशन हो गया sp3। यहाँ पर आ जाते हैं, हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और मोनोवैलेंट एटम 4, 8 और 4 12 डिवाइड बाई 2 6 और 6 का मतलब होगा यहाँ sp3d2। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो sp3d2 भी लीनियर कभी नहीं होगा। जीनॉन हाफ मोनोवैलेंट एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम 2, 8 और 2 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 और 5 में हाइब्रिडेशन होता है sp3d। अब जरा लोन पेयर की बात करें यहीं पर, तो लोन पेयर होता है जो हमारा स्टेरिक नंबर आया 5 माइनस साइड एटम के कितने हैं 2, तो कितना आ जाएगा लोन पेयर आ जाएगा 3। तो बिल्कुल हो गया। sp3d के केस में 3 लोन पेयर हों तो हाइब्रिडाइज शेप कैसा होता है लीनियर। और देखो कैसे, अगर 0 लोन पेयर होता तो शेप होता ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 1 लोन पेयर होगा और 1 लोन पेयर यहाँ पर रखें तो शेप कैसा हो जाएगा सीसा शेप। अगर 2 लोन पेयर हो जाएंगे तो शेप हो जा रहा है टी शेप, और 3 लोन पेयर से हो गए तो शेप कैसा हो जाता है लीनियर। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा 76 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ NO2 प्लस NO3 माइनस हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ही सिंपल। NO2 प्लस NO3 माइनस और NH4 प्लस, इनकी हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना है। चलो, हाफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम है नहीं और प्लस 1 है, तो हम लोग करेंगे माइनस 5 माइनस 1 4/2 यानी 2 और 2 में केस होगा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ जाओ, हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, -1 है, तो यहाँ पर करेंगे +1। 5 और 1 6 डिवाइड बाई 2 ये 3, यानी कि हाइब्रिडेशन आ गया sp2। यहाँ जाओ, मोनोवैलेंट हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 और +1 है, तो हम लोग करेंगे -5 4 9 -1 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, हाइब्रिडेशन होगा sp3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा sp sp2 sp3। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये अभिक्रिया दी हुई है इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर हीट निकल रही है, और हीट निकल रही है तो ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम लोग चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने तो हमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा लो, यानी टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लो रखेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी फॉरवर्ड। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर अभिक्रिया अनुकूल होगी। कब अनुकूल होगी यानी फॉरवर्ड कब जाएगी ज़्यादा, जब हम टेम्परेचर क्या रखें लो। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल कम हो। अब बताओ, गैसियस मोल इधर 2 और 1 3 और इधर 2, इसका मतलब गैसियस मोल इधर कम है और हमें जाना भी फॉरवर्ड है। इसका मतलब हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल कम हो। तो टेम्परेचर लो रखेंगे, प्रेशर हाई रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि इस रिएक्शन के लिए फेवर्ड कंडीशन हो गई टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल व क्षार के रूप में निम्नलिखित को वर्गीकृत किए। बेटा, ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होते हैं? जो H+ दें किसी भी मीडियम में। क्षार कौन होते हैं? ब्रॉन्स्टेड
जो H प्लस लें, जो H प्लस देंगे वो क्या होंगे, अम्ल, जो H प्लस लेंगे वो होंगे क्षार। तो H प्लस देंगे यानी माइनस यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर H प्लस जुड़ेगा यानी कि जो H प्लस लेगा वो होगा क्षार, जो H प्लस देगा वो होगा अम्ल। चलिए बताओ, ये निगेटिव है, ये H प्लस ले लेगा, यहाँ पर ये H प्लस दे देगा, यहाँ निगेटिव है H प्लस ले लेगा और ये H प्लस दे देगा। तो बताओ यहाँ पर कौन ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो बताओ ये क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड बेस, ये हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये ब्रॉन्स्टेड बेस, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो एक है बेस फिर एसिड फिर बेस फिर एसिड। चलो करते हैं, ब्रॉन्स्टेड पहला बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, आंसर थर्ड। क्लियर है। जो H प्लस देंगे किसी भी मीडियम में वो क्या है, H प्लस ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जो H प्लस लेंगे वो ब्रॉन्स्टेड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बेटा बैरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, BaOH होल ट्वाइस। स्ट्रॉन्ग बेस 100% टूटते हैं बेटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ तो इसकी मोलरिटी आपको दे दी गई बेटा कितनी, 10⁻³ मोलर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिसोसिएट करें तो ये आ जाएगा बैरियम +2 OH माइनस। अब बताओ यहाँ पर अगर इसकी कंसंट्रेशन हम लोग निकालें तो बताओ अगर ये 1 मोलर होगा तो ये कितना होना चाहिए, 2 मोलर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 10⁻³ मोलर। अब देखो OH माइनस आ गया बेटा, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे POH, और POH से क्या निकालेंगे बेटा, pH। चलो देखते हैं बेटा, POH माइनस आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन है 2 × 10⁻³ मोलर। तो बताओ यहाँ से POH क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा 3 - log2। बेटा एक पास आपके पास फॉर्मेट होगा, अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन A × 10⁻³ है तो POH होगा B - log A। अगर ये A है और ये B है तो हम लोग क्या लिखते हैं, B - log A यानी 3 - log2। क्लियर है। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पर log2 बेटा होता है 0.30 और 3 में 0.30 घटा दोगे POH आ जाता है बेटा कितना, 2.7। अब बताओ pH और POH का जो जोड़ होता है वो होता है बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14, और हमें निकालना है pH। तो POH को 14 में माइनस कर दो तो pH बराबर हो जाएगा 14 - 2.7, और ये सॉल्व करेंगे बेटा आपका आ जाएगा 11.3। क्लियर है। आगे बढ़े बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय बफर, अम्लीय बफर किसके विलयन को मिलाकर तैयार किया जाता है बेटा, अम्लीय बफर के लिए होना चाहिए वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल के साथ उसी दुर्बल अम्ल का यानी वीक एसिड का, उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका क्या हो, सॉल्ट हो, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो। तो वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो तो हम लोग बोलेंगे उसको अम्लीय बफर। और वीक एसिड बेटा क्या है यहाँ पर, एसिडिक एसिड, और इसी वीक एसिड यानी CH3COO और इसका स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH, और NaOH के साथ इसका सॉल्ट, तो बताओ यहाँ पर सोडियम एसीटेट, यानी कि वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट अगर ये होगा तो ये होगा अम्लीय बफर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब जरा देखो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक, अमोनियम एसीटेट वीक बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, दोनों ही वीक हो गए तो ये तो नहीं होगा, वीक बेस। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड
जबकि होना क्या चाहिए, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए। तो 81 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल हैं? इलेक्ट्रोफाइल हैं, चलो चेक करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वो बेटा न्यूक्लियोफाइल होती है। तो यहाँ देखो न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये भी लोन पेयर स्पीसीज, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहाँ पर BF3 इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर ये, तो आंसर यहाँ तो कौन सा हो गया बेटा, थर्ड। अब जरा देखो NO2 प्लस, बेटा नाइट्रेशन में इसको यूज करते हैं हम लोग। जब भी नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोनियम वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है। एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर AlCl3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए लेविस एसिड है, और लेविस एसिड सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 जिनके पास सेंट्रल एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड होता है, ये देखो पोलर पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर फिर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो अच्छा खासा डेल पॉजिटिव यहाँ पर होता है। तो पोलर पाई बॉन्ड होने की वजह से SO3 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और बेटा ये सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर एसिटाइलेशन में बेटा हम लोग अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन की बात करें, CH3CO+, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ये होता है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और लेविस एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये यूज होता है नाइट्रेशन में, ये यूज होता है सल्फोनेशन में, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, और ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 का वर्क वहाँ पर होता है, Cl- को यहाँ पर अपनी तरफ खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित कार्बनायन की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम। बेटा यहाँ पर देखो, ये जो फिनाइल से जुड़ा हुआ है, और इस नेगेटिव का यहाँ पर क्या, इस बेंजीन के साथ क्या होगा, रेजोनेंस। तो यहाँ पर तो बेटा रेजोनेंस यानी अनुनाद है, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद है। और यहाँ पर देखो बेटा, अगर ये तीन हम लोग एल्काइल कार्बनाइन देखें, तो कार्बनाइन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग को पता है कि 1 डिग्री कार्बनाइन से कम स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बनाइन, उससे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बनाइन। क्लियर है, ये कार्बनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ देखो 1 डिग्री कार्बनाइन, ये 2 डिग्री कार्बनाइन, और ये 3 डिग्री कार्बनाइन। तो बताओ स्टेबिलिटी 1 डिग्री की ज़्यादा होगी, तो सबसे आगे आएगा बेटा 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1। क्योंकि यहाँ बेटा 3 प्लस आई, और प्लस आई कार्बनाइन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, यहाँ 2 प्लस आई, यहाँ 1 प्लस आई, तो सबसे आगे होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कहीं है 4 3 2 1, आंसर हो गया सेकेंड। 83 का आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश के प्रसार द्वारा आयनिक प्रजातियों को स्थिर किया जाता है। प्रसार का मतलब यहाँ पर है जो लोकलाइज और डीलोकलाइज से, क्योंकि जब चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो आवेश के प्रसार द्वारा आयनिक प्रजातियों को स्थिर किया जाता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन सबसे अधिक स्टेबल होगा? बेटा कार्बोक्सिलेट आयन यानी एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट, ठीक है। और अगर जिसका रेजोनेंस होगा, अब यहाँ पर रेजोनेंस तो इतना पोर्शन तो सब में सेम है, यानी रेजोनेंस से आंसर नहीं आने वाला। अब यहाँ जो आंसर आएगा वो माइनस आई देखेंगे, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी दूरी पर, फिर नंबर पर, फिर पावर पर। तो सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। यहाँ देखो डिस्टेंस में सब बराबर हैं, इसी पोजीशन पे सब माइनस आई लगे हुए हैं। क्लियर है, यहाँ माइनस आई तो लगा भी नहीं, ये प्लस आई। अब देखो यहाँ 2 माइनस आई बढ़ा रहे हैं, यहाँ 1 माइनस आई, यहाँ 1 माइनस आई, तो सबसे आगे तो ये हो गया, सबसे स्थिर ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद में कौन आएगा? फ्लोराइड।
क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन के माइनस आई से ज़्यादा होगा। तो सबसे आगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आंसर हो जाएगा अभी कौन सा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध क्रम, बंध लंबाई बंध क्रम के व्युत्क्रम होता है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। NO3-1 स्ट्रक्चर बनाएं। यह है NO3-1। अब देखो जरा NO2 प्लस, ये NO2 प्लस है, ये NO2 माइनस है। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं। NO बॉन्ड ऑर्डर, बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है पॉली एटॉमिक एनायन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 प्लस π/σ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर। चलो बेटा स्ट्रक्चर में टोटल पाई बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं? 1 प्लस पाई कितने हैं? 1। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3। तो 1 + 1/3। तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 3 और 1 4, यानी 4/3। 4/3। क्लियर है? यहाँ देखो 1 प्लस π/σ, और पाई कितने हैं? 2। सिग्मा कितने हैं? 2। ये कितना? यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। यहाँ 1 प्लस पाई कितने हैं बेटा? 1। सिग्मा कितने हैं? 2। यानी ये हो गया 1.5। बेटा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है? इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी? इसकी। उससे ज़्यादा इसकी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? यानी NO3-1 की बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी NO3-1 की, फिर NO2-1 की, फिर NO2 प्लस की। यानी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक का IUPAC नेम बताइए। बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के पास अगर कार्बन है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने में इसके कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए। इसका मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन ये हो गई। अब हम लोग अगर नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4। तो बताओ ये मिथाइल, 2 मिथाइल कहीं पर है? 2 मिथाइल बेटा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 2 एल्डो, 2 मिथाइल। आंसर यही हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 3-in-1 अल। बिल्कुल सही है, ब्यूट 3-in-1 अल, क्योंकि एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? अल। क्लियर है? नेक्स्ट, किसके लिए जेल्डॉल मेथड उपयुक्त नहीं है? बेटा जेल्डॉल मेथड नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए होता है कि कितना % नाइट्रोजन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन जेल्डॉल मेथड का यूज कहाँ नहीं करते? ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रो के रूप में हो, या जिनमें नाइट्रोजन एजो ग्रुप के रूप में हो, या नाइट्रोजन रिंग का पार्ट हो। ऐसा कुछ अगर रिंग में नाइट्रोजन है तो हम लोग नहीं करेंगे। जरा देखो पिरिडीन, पिरिडीन में बेटा पिरिडीन की स्ट्रक्चर ये होती है, यही होती है पिरिडीन। और पिरिडीन में नाइट्रोजन रिंग का पार्ट हो गया, इसका नहीं कर सकते। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो आ गया, नहीं कर सकते। एजोबेंजीन में एजो ग्रुप आ गया, नहीं कर सकते। इसका मतलब उपरोक्त सभी इनका हम लोग जेल्डॉल मेथड से एस्टिमेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, अम्लीयता का घटता हुआ क्रम बताइए। अम्लीयता का घटता हुआ क्रम, चलो हम लोग लिख देते हैं CH3 CH2OH। ये अल्कोहल हो गया। दूसरा ये फिनॉल आपको दिया है बेटा, ये दूसरा क्या आपको दिया? फिनॉल। और ये पहला अल्कोहल, और तीसरा बेटा ईथर। अब देखो हम लोग सबसे पहले करते क्या हैं? हम लोग यहाँ पर तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है बेटा,
कम से कम यहाँ O से जुड़ा हुआ H है एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि इस एनायन बनने के बाद इसका रेजोनेंस हो गया और यहाँ पर प्लस आई है तो प्लस आई स्टेबिलिटी को घटा देगा। लेकिन यहाँ पर O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यानी एसिडिक हाइड्रोजन है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा फिनॉल, फिर अल्कोहल, फिर ईथर। तो फिनॉल यानी सेकेंड एक ही जगह है, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, यानी कि आंसर हो जाएगा BCAC यानी सेकेंड। तो 88 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को निकालते हैं, एनायन बनाते हैं, उस एनायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा उसके एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन बेटा N-3 होता है और इसका वेट दिया है 4.2 ग्राम। तो ये मास हो गया, डिवाइड बाई मोलर मास कर देंगे और ये नाइट्रोजन 14 मोलर मास, ये बन गए ये आयन के मोल। अब आयन के मोल से इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दोगे तो ये आयन के नंबर हो जाएंगे। और ये कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक आयन में बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास 5 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 ये बेटा -3 से 3 मतलब ये आ गए इलेक्ट्रॉन, यानी 5 और 3 8, और ये नाइट्राइड आयन के नंबर हैं और एक नाइट्राइड के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी एक के पास है 8, तो इतने के पास कितने हो जाएंगे? इंटू 8, तो 14 थी 42, ये 0.3 और 8 3 24 यानी कि 2.4 Na। आंसर हो जाएगा 2.4 Na, 89 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अणु निम्नलिखित में से किस में होंगे? बेटा यहाँ पर सभी में अणु ही हैं यानी मॉलिक्यूल हैं, तो सर्वाधिक मॉलिक्यूल उसमें होंगे जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा, क्योंकि मोल से मॉलिक्यूल जाने में हम लोग एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब मोल आ जाएंगे तो सबके साथ Na का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे। तो हम लोग कुल मिला के यहाँ पर मोल निकाल लें। तो बताओ यहाँ पर मास दिया हुआ है तो मास डिवाइड बाई मोलर मास करते जाएं तो सबके मोल आ जाएंगे और जिसका मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा। चलो मास 34, मोलर मास 16 और 2 18, 18 दूनी 36 होता, बट ये 36 से बिल्कुल पास में है, यानी ये 2 के बिल्कुल अप्रॉक्स होगी। मैं 2 नहीं कह रहा बेटा, 2 से कम होगी बट 2 के पास होगी। चलो 28 और इसका CO2 का मोलर मास 44। अब तो ये 28 और 44 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्लियर है? तो ये 2 से तो बहुत कम होगी, तो अभी ज़्यादा कौन नज़दीक है 2 के? ये, और ये 2 से बहुत कम है, तो ये तो बेकार हो गया ऑप्शन। मिथाइल अल्कोहल, चलो चेक करते हैं। 46 अपान में कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 और 1 4, और 6 और 4 10, 2 12, 1 2 3 यानी 32। तो ये 32 दूनी 64, यानी 64 से तो 46 बहुत कम है, इसका मतलब ये 2 के तो बहुत दूर है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। N2O 14 दूनी 28 और 16, 8 और 6 14, 2 1 3 और 1 4 44, फिर से यहाँ पर 54/44, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगी लेकिन 2 के नज़दीक नहीं होगी। आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी मोल्स के नंबर 1 में होंगे और मोल ज़्यादा तो इंटू Na कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा होंगे। 91 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट का ऑक्सीकरण, फेरस ऑक्जिलेट बेटा FeC2O4, यह है फेरस ऑक्जिलेट का ऑक्सीकरण किस K2Cr2O7 से हो रहा है? K2Cr2O7, और ये माध्यम क्या है? अम्लीय माध्यम। बेटा जब भी अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो हमेशा रिड्यूस होता है किसमें? Cr3+ में। बताओ इसका n फैक्टर अगर हम लोग निकालें K2Cr2O7 का, तो K2Cr2O7 यहाँ पर है +6,
और चेंज हो रहा है +3 में, कितने का चेंज आया 3 का, बट 2 क्रोमियम है तो टोटल चेंज 6 का, यानी n फैक्टर इसका कितना हो गया 6। यहाँ पर देखो जरा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और यहाँ फेरस है, फेरिक में ऑक्सीडाइज हो गया। CO ऑक्सीलेट कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ कार्बन का +3 यहाँ कार्बन का +4, तो 3 से 4 यानी इंक्रीज हुआ, तो एक कार्बन का इंक्रीज 1 का, तो 2 कार्बन का इंक्रीज 2 का, तो यहाँ से 2 का इंक्रीज हो गया। +2 से +3 1 का इंक्रीज, यानी टोटल इंक्रीज कितना हो गया बेटा 3, यानी कि इसका n फैक्टर कितना आ गया 3। अब बताओ अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या होंगे, बराबर। अब बेटा बात कर रहा है मोल की, इधर के इसके भी 1 मोल, इसका 1 मोल इंटू n फैक्टर बराबर इसका मोल इंटू n फैक्टर, ये कर दें। बताओ यहाँ पर K2Cr2O7 के मोल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो मैंने n ही ले लिया। n फैक्टर हमें पता चल चुका है बेटा 6, यहाँ मोल हमें दे दिया 1 मोल, n फैक्टर बेटा आपको पता चल चुका है 3, तो n बराबर 3/6 यानी 1/2। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट, तो 91 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 92। कथन 1 कथन 2, गैसीय अवस्था में अभिक्रिया PCl3 + Cl2 गिव्स PCl5 दाब बढ़ाने पर दाईं ओर चली जाती है। कह रहे हैं इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन दाईं ओर चली जाती है। चलो देखते हैं बेटा, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होता है जिधर गैसियस मोल कम हो। प्रेशर बढ़ाने पर गैस इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मोल कम हो, और गैसियस मोल इसी साइड कम है बेटा, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। बिल्कुल सही है, इसका मतलब गैसीय अवस्था में इस अभिक्रिया का दाब बढ़ाने पर रिएक्शन दाईं ओर चली जाती है, और दाईं तो यही है ना बेटा, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब उनका कथन 2, जब दाब बढ़ता है तो साम्यावस्था मोलों की अधिक संख्या की ओर, नहीं बेटा कम संख्या की ओर चली जाती है, तो इसका मतलब कथन 1 और कथन 2 में कथन 1 सही है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। यहाँ पर बेटा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, X2 + Y गिव्स 2Z। इसके लिए Kc की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है आपको 2। यदि यहाँ पर वॉल्यूम 5 लीटर है, 5 लीटर का एक पात्र है उसमें, और बेटा 5 लीटर का कोई मतलब भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ΔNg 0 हो चुका है। अगर इनको यहाँ पर नहीं दिया तो गैस ही मानना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो 5 लीटर का पात्र है, 5 लीटर का पात्र अगर तो मोल ΔNg 0 हो चुका है, ΔNg 0 हो गया तो वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं होता, वॉल्यूम अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो 5 लीटर का पात्र, तो मोल को ही कंसंट्रेशन मान लिया करो, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर X, Y और Z के ये मोल उपस्थित हैं अगर किसी टाइम पर, और किसी टाइम पर हम लोग क्या निकाल लें, QC, क्या निकाल लें, QC, और उसकी तुलना करेंगे KC से। अब देखेंगे QC अगर KC के बराबर है तो इक्विलिब्रियम होगा, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। अगर QC कम है KC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर QC ज़्यादा है यानी रिएक्शन QC की वैल्यू कम है यानी कि रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं ज़रा QC निकालने का जो तरीका है बेटा वो बिल्कुल सेम वही है जो हम लोग KC निकालते हैं। तो QC बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, Z की कंसंट्रेशन और कोफिशिएंट पावर में, अपान में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये। अब बताओ Z कहाँ है, 15 मोल Z, तो करना तो वैसे 15/5 चाहिए बेटा, वो 5 अपने आप कट जाएगा, ठीक है। अपान में X 5 मोल है, Y के 10 मोल हैं, ये आ गया। अब बेटा मैं 15 को 15 का स्क्वायर को 15 × 15 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 5 × 3 15, 5 × 3 15, 5 दूनी 10, 3 × 3 9/2 यानी ये आ गया 4.5।
और बेटा QC है बेटा यहाँ पर कितना 2, सॉरी KC है 2, ये आपको दिया है, और QC आपका निकल के आया 4.5। इसका मतलब QC ज़्यादा है KC से, इसका मतलब कि रिएक्शन पश्चिम दिशा में बढ़ेगी, यानी बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यानी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, AgCl की 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की विलेयता इतनी मोल पर लीटर है, यानी कि जो S है वो है 6.2 इंटू 10⁻⁻6, यह है S, और हमें निकालना है KSP। और बेटा KSP यहाँ पर AB टाइप का सॉल्ट है, और AB टाइप के सॉल्ट के लिए जो KSP होता है वो होता है S²। KSP क्या होता है? S²। अब यहाँ S रख दें 6.2 इंटू 10⁻⁻6, और इसका क्या कर दें? स्क्वायर। और यहाँ आपको सॉल्व करना भी नहीं है बेटा, क्योंकि स्क्वायर और रूट में ही आंसर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो 6.2 इंटू 10⁻6 की पावर 2, आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट 95, अमोनियम नाइट्रेट में उपस्थित दोनों नाइट्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। अमोनियम नाइट्रेट तो पहले लिख लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम बेटा होता है NH4+, नाइट्रेट होता है NO3-1, और हम लोग अगर फार्मूला लिखें अमोनियम नाइट्रेट का तो ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, NH4NO3, ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट। बट हमें अमोनियम में नाइट्रोजन का और नाइट्रेट में नाइट्रोजन का, तो चलो इसी को अलग अलग निकाल देते हैं। X+4, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का +4 हो जाएगा, बराबर +1, तो X बराबर आ जाएगा -3। यहाँ पर आ जाओ, X एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6 बराबर -1, X बराबर आ जाएगा बेटा कौन सा? +5। तो -3 + 5, -3 + 5, ये आंसर हो जाएगा कौन सा? 3rd। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एल्यूमिनियम, बेटा आपको कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखना है, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, कम से कम और कुछ नहीं याद है तो ये 2 3 4 तो याद ही होना चाहिए। तो इनके ऑक्साइड बेटा कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक, यानी वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाएंगे और बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगे। SN का ऑक्साइड, ठीक है, तो ये लेड के ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम के सब ऑक्साइड एसिडिक नहीं होते, कुछ बेसिक भी होते हैं। तो बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, SN का ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। तो इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाएंगे और बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगे। ड्यूमास मेथड, अब देखो जरा, ड्यूमास मेथड में बेटा हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जहां क्वेश्चन देखें आप, ड्यूमास है कि जेल्डाल है, ड्यूमास मेथड में सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। अब देखना, यहां से जो V2 है ये है स्टैंडर्ड STP कंडीशन पर, ये वैल्यू है STP कंडीशन पर, और ये वैल्यू है आपको जो गिवन कंडीशन, यानी कि जो टेम्परेचर प्रेशर आपको दिया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो एक चल रहा है, हम लोगों ने ड्यूमास मेथड को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बातें हैं, ठीक है। तो P1V1/T1 यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर। और ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ये ड्राई N2 का वॉल्यूम है, ड्राई N2 का। अब ध्यान रखना, यहाँ पर दिया एक्वस टेंशन, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर का भी वेपर है, मॉइस्चर का भी प्रेशर है। तो मॉइस्चर का प्रेशर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है बेटा? 35। इसका मतलब कि यहाँ पर जो प्रेशर दिया है बेटा 735, उसमें हम लोग मॉइस्चर के प्रेशर को घटा देंगे, यानी 735 में 35 कम कर दो, तो ये ड्राई N2 का प्रेशर आ गया। ड्राई N2 का जो प्रेशर है, सॉरी ड्राई N2 का जो प्रेशर है वो 735 में 35 घटाओगे तो आ जाएगा 700।
वॉल्यूम हमें दिया है 50 ml, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन बदलेंगे 273 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 300। ये कंडीशन है गिवन जो टेम्परेचर प्रेशर है उस पर। अब लेकिन हमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चाहिए एनटीपी कंडीशन पर। तो एनटीपी कंडीशन पर प्रेशर कितना होता है 760 mm ऑफ जी। वॉल्यूम हमें एनटीपी पर निकालना है, इसी को हम लोग बोल देना है V2। टेम्परेचर यहाँ पर एनटीपी कंडीशन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273। तो यहाँ से बेटा हम लोग V2 निकाल लेंगे, इसी V2 की ज़रूरत है हमें। ध्यान देना यहाँ पर P1 V1 अपान में T2, T1 बराबर P2 V2 अपान में T2 लगाकर हमें क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट एनटीपी। बस ये जब आ जाएगा तो बस बहुत सिंपल है, परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू 28 अपान में 22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट एनटीपी। वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट एनटीपी यानी कि ये यहाँ रख देंगे, ठीक है, क्लियर है। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये फार्मूला है। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा आपको दिया है 0.3, तो यहां पर आपको रखना है 0.3। अब बस कुछ नहीं, ये इधर ले जाएंगे तो ये इधर ले गए, ये नीचे ले गए, तो तब मैं इसी को यहीं पर हटा के 760 नीचे कर दे रहा हूं और ये हटा के यहाँ पर ऊपर ले जा रहा हूँ 273। तो इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो इसकी कैलकुलेशन कितनी 41 के आसपास शायद आती है, 41.9। तो ये कैलकुलेशन आती है बेटा कितनी 41.9। तो यहाँ से V2 बराबर आ जाएगा 41.9। क्लियर है, 41.9। अब ये सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा बेटा कितना 17.46। तो बेटा ड्यूमास का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है कैलकुलेशन वाइज, ठीक है, बाकी है कुछ नहीं। करना क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी निकालना होता है। उसके लिए हम लोग लगाएंगे P1 V1 अपान में T1 बराबर P2 V2 अपान में T2। बस एक गलती यहाँ हो सकती है, जो प्रेशर है P1 वो ड्राई N2 का प्रेशर होना चाहिए उस टेम्परेचर पर, बट ये एक्वस टेंशन दे देगा, इसका मतलब इसमें मॉइस्चर का प्रेशर भी ऐड है, तो उस प्रेशर को क्या कर लेंगे माइनस। बस ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो सकती है कि 735 दिया था बट हमने क्या लिखा है 700, ये है ड्राई N2। फिर यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, उस वॉल्यूम को इस फार्मूले में रख देंगे 28/22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट एनटीपी अपान में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्राम इंटू 100। क्लियर है, चलो बेटा OF2 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड हो उसमें हमेशा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। 99। 1 मोल SO2 को 1 लीटर के पात्र में निश्चित ताप पर लिया गया है, निम्न अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य पर बोल रहे हैं 0.6 मोल SO2 प्राप्त हुआ, तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा, चलो देखते हैं। ट्वाइस SO2 सॉरी ट्वाइस SO3 ट्वाइस SO3 gives ट्वाइस SO2 प्लस O2। ये है बेटा इनिशियल मोल कितना दिया है 1 मोल। अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर 1 लीटर ले लिया तो कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम 1 से डिवाइड भी करोगे कंसंट्रेशन बनाने के लिए मोल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग मोल को ही कंसंट्रेशन मान लेते हैं। तो ये शुरू में 0 0 रहे होंगे, ये 1 में कुछ खर्च हुआ होगा, 1 माइनस मान लीजिए x खर्च हो गया। तो अगर ये x खर्च होगा, यहाँ से देखिए ये अगर 2 खर्च हो रहा है तो ये बन रहा है 2, यानी x खर्च हो रहा है तो ये कितना बनेगा x। ये 2 खर्च हो रहा है तो ये 1 बन रहा है, तो x खर्च हो रहा है तो ये x/2 बनेगा। अब बताओ यहां पर इन्होंने दे दिया है साम्य पर 0.6 मोल SO2 बन रहा है, 0.6 मोल SO2 बन रहा है, यानी x बराबर 0.6।
0.6। तो बताओ यहाँ पर x बराबर 0.6, तो 0.6 अगर घटाएंगे यहाँ पर x बराबर 0.6 रख दें तो ये कितना सॉल्व करके आएगा 0.4। यानी इक्विलिब्रियम पर SO3 की कंसंट्रेशन SO3 के मोल कितने 0.4, इसके मोल हो जाएंगे 0.6, ये दिया ही है, और x बराबर 0.6 डिवाइड बाई 2 करेंगे ये कितना आ जाएगा 0.3। तो ये हमें इक्विलिब्रियम पर मोल आ गए। अब मोल में 1 का डिवाइड कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोल में डिवाइड बाई वॉल्यूम यानी कंसंट्रेशन। अब हमें निकालना क्या है, Kc निकालना है। तो Kc बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो रखते हैं 0.6 का स्क्वायर 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 0.4 का स्क्वायर 0.4 इंटू 0.4। बेटा पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, अब देखो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 3 27 यानी 2.7 अपान में 2 दूनी 4, ये आ गया 27/4। और 27 नहीं 2.7/4, और इसको सॉल्व करेंगे 4 छंग 24। ठीक है, 0.675 आंसर कौन सा हो जाएगा 99 का 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा, 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर जल का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा। मीथेन बेटा CH4, इसको कंबसन करेंगे O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। ठीक, तो बैलेंसिंग करें, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए टोटल 2 और 2 4, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 2। यानी 1 मोल अगर इसका कंबसन हो तो ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन वाटर कितना निकलेगा, वाटर कितना बनेगा 2 मोल। तो इसका 1 मोल का कंबसन कराएंगे तो उसका 2 मोल बनेगा। तो यहाँ पर 16 ग्राम मीथेन, और मोलर मास भी मीथेन यानी CH4 का मोलर मास कितना होता है 16, तो 16 अपान में 16 यानी कि मोल कितना हो गया 1। तो 1 ही मोल डिकम्पोज हो रहा है यानी कि कंबसन हो रहा है, तो यह कितना बनेगा 2 मोल। और 2 मोल का मतलब इंटू मोलर मास 18 यानी कि मास कितना 36 ग्राम। बेटा 2 मोल वाटर का मतलब 36 ग्राम होता ही है। आंसर कितना हो जाएगा सेकंड, तो 100 का आंसर हो जाएगा सेकंड। तो बेटा ये पूरे आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, सॉरी 50 क्वेश्चन, 51 से लेकर टोटल 100 तक। क्लियर है। तो बेटा आपको बताना है सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बेटा इस साल जो है पूरा हम लोग हिंदी में भी डिस्कशन कर रहे हैं, इंग्लिश में भी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा एक चांस है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कि हम लोगों ने पूरा फुली हिंदी में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए हैं, और हिंदी में बेटा न्यू लाइट में एक बैच भी चल रहा है। क्लियर है। तो सेशन को एंड किया जाए बेटा, थैंक यू।